हेलो दोस्तों, ये है 31 जुलाई का क्वेश्चन आंसर सीरीज डिस्कशन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इज़ इंडिया एबल टू लिंक इट्स एसडीजी विद इट्स ग्लोबल एम्बिशन। ठीक है, क्या इंडिया कर सकता है? तो हाँ कर सकता है, नहीं नहीं कर सकता है। दोनों एंगल आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन, वही चीज़ को आपको एग्जामिन मतलब वही होता है दैट वो चीज़ लिख लीजिए, साथ ही साथ वे फॉरवर्ड भी लिखिए, और जो भी पॉइंट्स दीजिएगा उसको आप हो सके तो एग्जाम्पल के साथ उसको वेरीफाई करवाइए। ठीक है, वही होता है एग्जामिन। ठीक है, तो अब आपको सोचिएगा यार ये ग्लोबल इंडिया का एम्बिशन क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जो एसडीजी का गोल्स होता है वही चीज़, सेम चीज़ जो जो एसडीजी का गोल है वो भी इंडिया को ही पाना है। ठीक है, बट आपके आंसर में क्योंकि 150 या 200 वर्ड्स के आंसर रहेंगे तो उसमें एक जस्ट लिमिट लगा लीजिएगा दैट हाँ भाई चलो ज़्यादा आंसर नहीं लिखेंगे, मतलब जो जो पॉइंट्स लिखेंगे वो ऐसे पॉइंट होने चाहिए, दमदार पॉइंट होने चाहिए जहाँ पर आपको ज़्यादा आता होगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले तो मैं बोल देना चाहता हूँ, इसका एक इंट्रोडक्शन में अगर आप एसडीजी के बारे में थोड़ा लिख सकते हैं तो वही लिख लीजिएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या होता है ना। अब इंडिया कैसे लिंक कर सकता है, देखिए इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारा है। ठीक है, जिसके तरह हम इन्वायरमेंट की रक्षा करेंगे, और वो भी एक टाइप से ग्लोबल एम्बिशन भी है एसडीजी के नाते। ठीक है, तो इसी के तहत हम प्रमोट कर रहे हैं अपना रिन्यूएबल एनर्जी, आपको पता होगा। साथ ही साथ मेक इन इंडिया के तहत हम सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, है ना। साथ ही साथ आप वो सब भी लिख सकते हैं दैट हम अफ्रीका के कुछ कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, एंड दे आर कॉल्ड सोलर मामाज, है ना। सोलर MAMAS, है ना। वो गुजरात के कोई इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये प्रीलिम्स के लिए मैंने पढ़ा था। तो वो है। नेक्स्ट इज पोवर्टी एंड हंगर, ये भी आपका एसडीजी में लिखा हुआ और इंडिया को भी पाना है ना। तो इसके लिए हम हमारा क्या क्या स्टेप उठा है, नरेगा, हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा दिया है जिससे लोग फाइनेंशियल इंक्लूड हो। ठीक है, और लोग जो पहले जो मनी ट्रैप में गिरते थे मनी लेंडर्स से, वो ना हो जिससे। ठीक है, और लोगों को एटलीस्ट एक प्रेडिक्टेबिलिटी रहे दैट हाँ भैया मेरे पास पैसा है, और जहाँ पे पैसा रखा हुआ है वो सेफ है सरकार के तहत। ठीक है, साथ ही साथ इस पोवर्टी हंगर को हटाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये सब भी है थोड़ा मोड़ा, जिससे कि लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, है ना। तो यही सब अब सिर्फ इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं। मैंने जब आंसर लिख रहा था तब मेरे को इतने ही दिमाग में आ रहे थे, समझ रहे बात को। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन रिफॉर्म, भी एक वन ऑफ द गोल है एसडीजी का। ठीक है, तो उसके तहत हम अमृत सिटीज, उसके बाद स्मार्ट सिटीज, है ना, रूरबन मिशन, ये सारे देखिए। रूरबन मिशन मैंने लिखा नहीं है बट अभी आ गया दिमाग में, है ना। तो यही होता है। वो भी तो एक रूरल पार्ट को एक थोड़ा एक अर्बन फीलिंग उसको देना है, तो वो मतलब रूरल इंडिया के लिए तो वो ही अर्बनाइजेशन हो गया, है ना। भले ही एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा तो दैट इज नॉट अर्बनाइजेशन, रूरबन। ठीक है, बट एक रूरल एरिया को अर्बनाइज किया जा रहा है, मतलब किसी के पास नहीं था उसको इतना दे दिया जा रहा है, तो उनके लिए तो वही अर्बनाइजेशन है, वहाँ बड़ा वाला अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो यही लिखना है। नेक्स्ट इज वुमन एम्पावरमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल, है ना। उसके लिए हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन कल या परसों का करंट अफेयर में था, ये शी पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने खोला है, जिसके तहत अगर वुमेन को वर्क प्लेस में, अगर कोई गवर्नमेंट के वर्क प्लेस में कोई अगर सेक्सुअली हरास कर रहा है देन शी कैन डायरेक्टली कंप्लेन। ठीक है, तो उसके बाद स्टेट लेवल प्रोग्राम्स भी बहुत सारे चल रहे हैं। रिसेंटली आपको पता होगा बंगाल गवर्नमेंट को कोई प्राइज़ मिला था, मुझे याद नहीं आ रहा है किस वो इनिशिएटिव मुझे याद नहीं आ रहा है, बट स्टिल आप लिख सकते हो। अब कभी आपको पता भी नहीं है ना दैट को किस गवर्नमेंट ने कौन इनिशिएटिव लाया है, वो अब देखिए सबको तो नहीं पता रहता है। ठीक है, कौन सा इनिशिएटिव किस अब सरकार ने लिया है। ठीक है, बट एनीवेज कुछ तो रहेगा ना, आप लिख दो दैट हाँ भैया उन्होंने इनिशिएटिव लाया था लड़कियों को एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है। नेक्स्ट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब भी है। साथ ही साथ एक इकोसिस्टम कंजर्वेशन के लिए हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपको अगर एसडीजी गोल देखिएगा वहाँ पर भी है। ठीक है, ये सब तो उसके लिए हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं जब भी कोई इन्वायरमेंटली प्रोजेक्ट हम कैरी आउट करते हैं। साथ ही साथ कंजर्वेशन एरिया हमने डिमार्केट करके रखा है, हम बफर जोन डाल देते हैं। ठीक है, जिससे क्या ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को से बचा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, साथ ही साथ ऑलिव रिडली टर्टल्स के रिसेंटली आपको पता होगा उनके मास नेस्टिंग के लिए हम लोगों ने कुछ अरेंजमेंट किया था उड़ीसा कोस्ट में। ठीक है, और ऑलिव रिडली टर्टल के मास नेस्टिंग के फिनोमेना को क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए बता देता हूँ, अड़ीबाधा, ARIBADA। ठीक है, अड़ीबाधा वो मास नेस्टिंग, ये प्रीलिम्स फोकस्ड है। ठीक है, इसको इसमें नहीं घुसाना है ज़्यादा।
नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड हेल्थ के सेक्टर में। एजुकेशन के सेक्टर में तो राइट टू एजुकेशन हमारा चल ही रहा है, साथ ही साथ मिड डे मील्स है ना, ये सारे स्कीम्स। उसके बाद हेल्थ में ले लीजिए, हम लोग योगा को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है ना। साथ ही साथ जेनेरिक मेडिसिन्स अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिससे लोगों को सस्ते दरों में किफ़ायती चीज़ मिले, ठीक है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली एड्स प्रोग्राम, मलेरिया प्रोग्राम, इसी सब के पीछे भी बहुत ज़्यादा सरकार जागरूक हो रही है। साथ ही साथ हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल्स में चलाया जा रहा है हेल्थ केयर इनिशिएटिव। तो ये ओवरऑल मतलब बताइएगा इंडिया कैसे एसडीजी गोल्स के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए दैट आपको क्या पूछा था, इज इंडिया देखिए, इज इंडिया एबल टू लिंक इट्स एसडीजी विथ ग्लोबल एम्बिशन। हाँ, कैसे हमने डिस्कस कर लिया। अब ना में आप लिखिएगा क्या क्या हमारे, ये सब तो कर सकते हैं बट कुछ कुछ अभी भी रोड ब्लॉक है। वो रोड ब्लॉक क्या है ना, जैसे पॉलिटिक्स। अब देखिए, सेंट्रल पॉलिटिक्स और स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स, दोनों में टसल चलते रहता है यार, है ना। वो बोलता है नहीं भाई हम अच्छा है, ये बोलता है नहीं हम अच्छा है ना। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स को अपने स्टेट में लागू नहीं होने देती है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट का पावर चलता है ना। सेंट्रल ऊपर से पावर नहीं डाल सकता है, क्योंकि सेंट्रल पावर, अब देखिए प्रोविजन तो है, सेंटर ऊपर से स्टेट को भी कमांड कर सकता है, उतना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, बट स्टिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग सोचते हैं यार हमारा छवि खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पॉलिटिकल कुछ टसल चलते रहता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। साथ ही साथ अवेयरनेस और एम्पावरमेंट, ये अभी भी बहुत ज़्यादा कम है लोगों पे। लोगों को पता ही नहीं है जो पेड़ काटने से कुछ ग्लोबल वार्मिंग भी होता है ना। और इंडिया में तो आपको पता है इलिटरेसी रेट कितना है ना, उसमें किसको पता होगा। अब लिटरेट लोग भी काट देते हैं पेड़, ठीक है। तो इलिटरेसी की तो बात छोड़ दो। नेक्स्ट इज इंडिया प्ले सेफ गेम। हाँ, एक प्रॉब्लम है दैट इंडिया सब इंटरनेशनल में हर एक फोरम में अपना सेफ गेम खेल लेता है, ये बोल के बच जाता है जो हम गरीब कंट्री है, हम वो चीज़ अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी इकोनॉमिक सर्वे में एक बार पिछले वाले, इस साल के नहीं, पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में क्रिटिसाइज़ किया गया था दैट सरकार को ऐसा सेफ गेम नहीं खेलना चाहिए। जो भी इंटरनेशनली जो भी मैंडेट हो रहा है, तो सब में भले ही नहीं, बट कुछ कुछ मैंडेट ऐसे होते हैं जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट भी आगे बढ़ के सबके साथ हाथ मिला सकती है, ठीक है। सब समय इंडिया को अपना पलड़ा झाड़ना नहीं चाहिए दैट हम गरीब कंट्री है, ठीक है। तो ये भी एक रोड ब्लॉक हो गया ना सरकार का, मतलब सरकार ही नहीं इम्प्लीमेंट होने दे रही है जो क्या एक्चुअली गोल है जो हम अचीव करना चाहते हैं थ्रू एसडीजी। नेक्स्ट इज फंड शॉर्टेज। ये तो भैया यूनिवर्सल है, ये तो किसी को कोई अगर मतलब आज भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा उसको ही पता होगा ये पॉइंट, है ना। फंड शॉर्टेज, इंडिया का बहुत गरीब कंट्री है हम लोग, है ना। तो ऐसे करके आप वे फॉरवर्ड भी पॉइंट लिख सकते हैं दैट दूसरे कंट्रीज के साथ एमओयू साइन करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेट करना चाहिए, है ना। और भी जितना अच्छे अच्छे पॉइंट्स है वो लिख लीजिए। वो वे फॉरवर्ड भी इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन था ना। क्वेश्चन में कहाँ गया, हाँ क्रिटिकली एग्जामिन था, वे फॉरवर्ड भी लिखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट इज हाउ डज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वर्क। कैसे ये काम करता है, मतलब इसका ओवरऑल आपको मैंडेट बताना है पहला क्वेश्चन में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। व्हाई इज देयर अ प्रेशर ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी टू कट इंटरेस्ट रेट इन रिसेंट डेज। एग्जामिन आपको करना पड़ेगा क्यों प्रेशर डाला जा रहा है उस पर, ठीक। तो दो पार्ट इसमें अच्छे से आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ा कंपोजिशन बता देना, और उसका मेन एम बताइएगा दैट इट टारगेट्स द इन्फ्लेशन रेट। हमारा जो भी इन्फ्लेशन रेट एक्चुअली होता है, ठीक है, उसको टारगेट करना मॉनेटरी पॉलिसी का काम है, ठीक है, जिससे इन्फ्लेशन रेट एक्चुअली अपना थ्रेशोल्ड के ऊपर या नीचे नहीं भाग जाए। और वो थ्रेशोल्ड क्या इन्होंने फिक्स किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, 2 to 6%, ठीक है, ±4%। इसका मतलब यही बोला गया दैट +4 के आजू ऊपर नीचे कुछ रहना चाहिए, और 2 से घटाना नहीं चाहिए, बट 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन इसलिए है दोस्तों क्योंकि रिसेंटली आपको पता है दैट सीपीआई का रिपोर्ट में पता चला है दैट सीपीआई बहुत ज़्यादा गिर गया, 1.2% आ गया था, ठीक है। तो उसी को लेकर कंसेशनेस जला दिया, मतलब बहुत ज़्यादा कंसेस हो गया था सरकार दैट क्या होगा, है ना। सरकार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। और अभी मैंने कुछ आज ही अभी के न्यूज़ में देख रहा हूँ दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे अपने सेविंग रेट्स में कुछ कुछ घटौती कर दिया। मतलब पहले सेविंग अकाउंट में वो 4%
देती थी इंटरेस्ट, और अभी पड़ती 3.5% ऐसे कुछ कर दिए, ठीक है। तो ये भी शायद जुमला ये कल क्वेश्चन में आएगा, देखिएगा कल करंट अफेयर में रहेगा, तो वो बात की बात है, वो कल डिस्कस कर लेंगे। एनीवेज हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो ये दो एम है, साथ ही साथ कोलेट डेटा ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, कंट्री में इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है वो भी काम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ही। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही वो सारे डेटास को कलेक्ट करके खुद से फ्रेम आउट करेगी, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा जो इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी है इस 6 मेंबर के कमेटी पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये लोग का एक भी डिसीजन इज वेरी सेंसिटिव फॉर द रनिंग ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, ठीक है। साथ ही साथ इसका काम है दैट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए। मतलब कुछ कुछ ऐसा कभी कभी सिचुएशन आता है जब इनको गवर्नमेंट का हेल्प, डायरेक्ट हेल्प चाहिए होता है ना। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन जब तक नहीं हुआ था ना, अभी तो बहुत हद तक हो गया, जब तक नहीं हुआ था तब तक और भी लोग बहुत ज़्यादा हमारा इकोनॉमी अनस्टेबल था, ठीक है। पर फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी आई है, ठीक है। तो यही है ना, तो इकोनॉमी मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन कौन कर रहा है? आरबीआई तो नहीं करवाने जाएगी, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी तो डायरेक्ट नहीं करवाने जाएगी, वो सरकार का ही काम है। तो वही बोला जा रहा है दैट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, जिससे कि इन्फ्लेशन टारगेट्स को और भी स्मूथली अचीव किया जा सके, है ना। दोस्तों मैं एक बात बता दे रहा हूँ, मैं भली पूरा पॉइंट नहीं लिखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ हर एक पॉइंट समझा देना के लिए, क्योंकि मेनली देखो समझने से ही मतलब है, ये पॉइंट लिखने से ना कुछ नहीं मतलब है। यही चीज़ आपको डायरेक्टली हैंड टू हैंड आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम में, ठीक है। जो याद रहेगा ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ दिमाग में अगर ध्यान से सुन रहे हो वही चीज़ याद रहेगा, क्योंकि उस चीज़ को अगर सुनोगे ना तो उसका आपके पास मैप क्रिएट हो जाएगा माइंड में, है ना। तो उस वही मैप ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जब आप लिखने बैठोगे तब आपको ट्रिक करेगा, अरे यार वो तो हाँ वीडियो में ये बोला गया था, चलो ये लिख लेता हूँ पॉइंट, ठीक है। क्योंकि मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से वहाँ को, तो उसमें ज़्यादा बढ़िया भी होता है ना। तो हाँ, दूसरा पार्ट पूछा था दैट कि आप गवर्नमेंट प्रेशर क्यों डाल रही है ना, रीजंस पूछे थे आपके प्रेशर। क्योंकि देखो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, तो इसलिए पॉलिटिकल प्रेशर डालती है, क्योंकि कभी कभी मतलब अभी क्या हो रहा है ना दैट मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है लोगों पे, मतलब लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहा है दैट यार तुम मॉनेटरी पॉलिसी को संभालो, क्योंकि मतलब इंटरेस्ट रेट घटाओ, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे गवर्नमेंट के समय में अगर उन्हें कस्टमर को सस्ते दरों में पैसे ना मिले तो हमारा गवर्नमेंट टॉपल हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए पॉलिटिकल प्रेशर रहता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर। नेक्स्ट इज ट्रांसफर बेनिफिट टू द एंड कस्टमर, वही ना दैट बेनिफिट ट्रांसफर ध्यान ठीक से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वैसे तो सरकार घटा दे रही है, ठीक है भैया, चलो हम मतलब आरबीआई बोल दे रही है दैट रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट घटा दिया आरबीआई ने, पर उसी समय आप देखते हैं दैट बैंक वो 50 बेसिस पॉइंट बैंक को भी तो घटा देना चाहिए, कुछ तो घटाओ यार। बैंक तो कभी कभी देखता है तो कुछ भी नहीं घटाती है, 1% भी नहीं घटाती है, 1 बेसिस पॉइंट भी नहीं घटाती है। तो यही बोला जा रहा है दैट ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है, जो ऊपर से आरबीआई ऑर्डर तो दे देता है बट वो चीज़ फिर बैंक कस्टमर को नहीं दे पा रही है, बैंक हवाला देती है दैट हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है दैट जिससे क्या वो बेनिफिट एंड कस्टमर तक डायरेक्ट ट्रांसफर हो, इसलिए प्रेशर थोड़ा थोड़ा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट इज ब्रिंग आउट इकोनॉमी फ्रॉम द डिफ्लेटरी प्रेशर, क्योंकि अभी पता है मैंने बोला ही दैट अभी सीपीआई का रेट इतना गिर गया था, ठीक है। तो उस अभी दिख रहा है मतलब इतना नीचे अगर गिर जाएगा तो क्या पता, इसका संकेत तो यही है ना दैट इकोनॉमी डिफ्लेशन हो रहा है हमारा, ठीक है। तो वही डिफ्लेशनरी प्रेशर से जिससे ना हो तो हमें अपना इकोनॉमी को फिर ग्रोथ ट्रैक में ले आना चाहिए। स्पेकुलेशंस ऑफ यूएस फेडरल, देखिए यूएस का फेडरल रेट बढ़ाने वाला है, ठीक है। उससे क्या होगा ना, हमारे इकोनॉमी से जितना पैसा है वो सारे यूएस में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिले, मतलब वहाँ का यहाँ एक तो प्रेडिक्टेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा होता है यूएस में, ठीक है। तो इसलिए लोग इधर से उठा के पैसा उधर भाग जाएंगे। अब इधर से उठा के पैसा सारा अगर भाग गए तो सोचिए फिर तो हमारा इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाएगा ना। तो इसीलिए भी बोला, इसीलिए भी प्रेशर आ रहा है। साथ ही साथ फास्ट ट्रैक द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना, इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए प्राइमरी सेक्टर्स में तो इतना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्राइमरी क्या होता है वो जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है, ठीक है। मतलब जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, दीज आर सॉर्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़। बट सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो गया, सेकेंडरी और टर्शियरी जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ये सब में हो रहा है, ठीक है। तो हमें मेनली
ग्रोथ हमें सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में लाना है, ठीक है। पर ग्रोथ हो रहा है बट जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, इसीलिए भी प्रेशर आ रहा है जिससे क्या ये ग्रोथ अचीव किया जा सके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तीसरा है आपका केस स्टडी, ठीक है, वो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वो अभी तक मैंने लिखा नहीं है। लेट मी राइट दैट आंसर फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद मैं अलग वीडियो में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड टू दैट वीडियो, टिल दैट वीडियो, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी गाइस, थैंक यू वेरी मच।